Hello students, welcome to this channel. Today we will study the first chapter in history of 6th class, that is what, where, how and when. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या चीज़ें कहाँ हुई, किस तरह से वो इवेंट्स हुए और कब हुए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि रशीदा एक गर्ल है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसकी नज़र पड़ती है एक हेडलाइन पे, वहाँ पर लिखा है 100 ईयर्स अगो। वो हैरान होती है कि कैसे ये पता चल सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ। इतने साल पुरानी बात किसी को कैसे पता हो सकती है। अब कल हमने रेडियो में कुछ सुना, टेलीविज़न देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा। लास्ट ईयर हम किसी से पूछेंगे कि कौन ये सब चीज़ें याद रख सकता है, किसी को याद हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी पुरानी कोई बात है तो वो किस तरह से पता लगाई जा सकती है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिनके बारे में पता लगा सकते हैं। पास्ट में लोग क्या खाते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, उनका पहनावा किस तरह का था, किस तरह के घरों में वो रहा करते थे, ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हंटिंग करते थे, शिकारी जो थे, उनकी लाइफ किस तरह की थी। हर्डर्स थे, जो फार्मर्स थे, कुछ रूलर्स थे, कुछ व्यापारी थे, या कुछ लोग पूजा करते थे, कुछ क्राफ्ट्स पर्सन थे, कलाकार थे, कुछ म्यूजिशियंस थे, कुछ साइंटिस्ट थे। इन सब लोगों की लाइफ किस तरह की होती थी और क्या डिफरेंसेस थे, ये सब हम हिस्ट्री में हिस्ट्री स्टडी करके हम ये सब जान सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे थे वो किस तरह की गेम्स खेलते थे, आज की गेम्स में और उस टाइम की गेम्स में क्या डिफरेंस था, किस तरह की स्टोरीज़ वो सुनते थे, किस तरह के प्लेज़, किस तरह के नाटक वो देखते थे, किस तरह के गाने वो गाया करते थे। ये सब चीज़ें हम पास्ट में ही ये सब चीज़ें जो पास्ट के बारे में हैं, ये सब हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड पीपल लिव। लोग रहते कहाँ पर थे, जो अर्ली पीपल थे वो कहाँ रहते थे। अब इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट पेज पे एक मैप है, वहाँ पर आपको नर्मदा रिवर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मैप है। जब भी आप लोग हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में तो चाहिए ही चाहिए, इवन आप हिस्ट्री भी जब पढ़ते हैं तो आपके पास एक मैप होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए नर्मदा रिवर कहाँ है। दिस इज़ नर्मदा रिवर। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो रिवर है, नर्मदा जो नदी है, इसके किनारे किनारे बहुत सालों तक, कई हज़ार सालों तक लोग जो थे वो रहते थे। जो अर्ली पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल थे, जो यहाँ इस नदी के किनारे रहते थे, वो लोग स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड मीन्स जिनके पास हुनर था। गैदरर्स का मतलब है कि जो कुछ गैदर करे, जो इकट्ठा करे। तो यहाँ पर क्या इकट्ठा करते थे, वो अपने खाने के लिए खाना इकट्ठा करते थे। किस तरह का खाना वो इकट्ठा कर सकते थे। कंदमूल खाते थे वो, फॉरेस्ट से, जंगल में जो उनको मिलता था। कुछ रूट्स मिल जाएंगी कहीं से, कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें उनको मिलती थी वो उनको खाते थे। इसके अलावा वो लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, हंटर्स भी थे जो अर्ली पीपल थे। नेक्स्ट, ये जो मैप है इसमें आपको लोकेट करना है सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। ये इन्होंने बताया भी है कि कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ वेस्ट, सो दिस रीजन इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने शो किया है सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। ठीक है। सम ऑफ द एरियाज where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब
ये जो सुलेमान और कीर्थर हिल्स थे, यहाँ पर 8,000 साल पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया। सबसे पहले यहीं पर फसलें उगाना शुरू किया, व्हीट एंड बार्ले। इसके अलावा जानवरों को पालना भी यहीं पर शुरू किया उन्होंने। डोमेस्टिक एनिमल्स रखना यहीं पर स्टार्ट हुआ सबसे पहले। कौन कौन से एनिमल्स रखते थे वो अपने बेनिफिट के लिए? शीप रखते थे, गोट थी, कैटल, काउज या बफेलोज जो भी, और इसके अलावा ये लोग गाँव में रहते थे। नेक्स्ट मैप वर्क आपको क्या करना है? लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स आपको ढूंढनी है, कहाँ पर हैं? नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स का जो नाम है वो क्यों पड़ा? वहाँ का एक ट्राइब था गारो, उसी के नाम पर गारो हिल्स का नाम पड़ा। विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है, बताया है उन्होंने। ये मैप आप बार बार रिवाइज करोगे ताकि आपको याद रहे। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। पहले तो उन्होंने बताया कि क्रॉप्स कहाँ उगाई गई सबसे पहले, तो इसके अलावा इन एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। अब जहाँ पर चावल उगाया जाता था जिन जगहों पे, वो विंध्या के नॉर्थ में है, विंध्यास के नॉर्थ में है विंध्या। इनके नॉर्थ में राइस जो थे उनको ग्रो कराया गया सबसे पहले। नेक्स्ट आपको मैप में इंडस रिवर और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ को ट्रेस आउट करना है। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब कोई बड़ा रिवर है तो कुछ छोटे छोटे रिवर्स जो हैं, बड़ा रिवर फ्लो कर रहा है तो छोटे छोटे रिवर्स आके उसमें मिल जाते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज़। तो सहायक नदियाँ कहते हैं इनको हिंदी में। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ कहाँ हैं? ये मैप वर्क है आपके लिए। ये है इंडस रिवर। ये आप अलग से ब्लैंक जो मैप्स आते हैं उनमें आप फिल कर सकते हैं। ये रिवर्स हैं, हिल्स कहाँ पर हैं, जो जो भी आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ये आप साथ साथ कर सकते हैं, तो आपको रिटेन भी रहेगा अगर आप रिवाइज करते रहोगे बार बार। अब कुछ 4,700 साल पहले की बात है। सबसे पहले जो सिटीज़ फ्लरिश हुई इन रिवर्स के ही किनारे, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के किनारे शहर जो थे वो बसे। 4700 साल पहले की बात है। नेक्स्ट कुछ आज से 2500 साल पहले गंगा रिवर के बैंक्स पे भी इसी तरह से शहर बसे और गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके किनारे। आपको गंगा रिवर इसी तरह से लोकेट करना है इस मैप में, और गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी सोन, इन दोनों को लोकेट करना है। एंड जो आपके पास मैप होगा उसमें इसको, खाली जो मैप होगा उसमें फिल करना है। अब पुराने टाइम्स में इन नदियों के किनारे, इन नदियों के साउथ में ये जो रिवर्स हैं, टू द साउथ ऑफ गंगा, इनके साथ साथ जो एरिया लगता था उसको मगध बोला गया, वो मगध के नाम से जाना जाता था। और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ये बिहार में है ये एरिया। और यहाँ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ताकतवर रूलर्स थे यहाँ के, और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये जो साम्राज्य था, इनके जो किंगडम्स थे वो सिर्फ मगध तक ही सीमित नहीं थे, इंडिया के जो कंट्री थी इसके बाकी पार्ट्स में भी, अलग अलग हिस्सों में ये फैले हुए थे। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते थे, ट्रैवल करते थे, लेकिन वहाँ उस टाइम की जो ट्रैवलिंग थी वो आज के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट थी। आज तो ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मीडियम हैं हमारे पास, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे कितनी जो भी हिल्स होते थे, जो भी पहाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ थे, कुछ डेजर्ट्स थे,
रिवर्स थे, उन सबको क्रॉस करना पड़ता था, और आज की तरह उस तरह के ब्रिजेस भी नहीं थे, और समुद्र को भी क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो ये जो जर्नी होती थी उस टाइम के लोगों की, वो बहुत ही डेंजरस थी, बट हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं थे, फिर भी लोग ट्रैवल करते थे। क्यों करते थे ट्रैवल? क्योंकि अपनी रोज़ी रोटी कमानी होती थी उनको, एक जगह पर रहकर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स थे, उनसे बचने के लिए, जैसे कहीं पर अगर सूखा पड़ रहा है तो भी उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, कहीं पर बाढ़ आ रही है तो भी उनको दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और कभी कभी जो लोग थे वो आर्मीज़ की फॉर्म में मार्च करते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे मार्च करते थे, और दूसरों का जो लैंड था, दूसरों की जो ज़मीन थी, उसको जीतते हुए आगे निकलते जाते थे। इसके अलावा जो व्यापारी लोग थे, ये शिप्स में ही ट्रेवल करते थे, बहुत सारा कीमती सामान अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। इसके अलावा कुछ धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, वो गांव-गांव जाते थे और पैदल ही जाते थे। इसके अलावा शहर से दूसरे शहर, कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे, और जहाँ पर उनको लगता था कि ज़रूरी है वहाँ पर वो रुक जाते थे और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देते थे, और जो भी एडवाइस वो देना चाहते थे, किसी को सलाह देना चाहते थे, रास्ते में रुकते थे, स्टे करते थे और एडवाइस अपनी देते थे। फाइनली कुछ लोग जो थे वो शायद इन सब के अलावा उनका कुछ अलग मोटिव रहता था ट्रैवलिंग का, वो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे। उनको लगता था कि हम नई नई जगहों को डिस्कवर करें और लोगों को बताएं कि हम यहाँ भी गए हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? उस टाइम पे तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग थी, बट आज के टाइम पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स उस टाइम से काफ़ी अलग है। तो क्यों करते हैं ट्रैवल? आप लोग बता सकते हैं मुझे ये कमेंट्स में। लुक एट मैप 1 वंस मोर। देखिए एक बार दोबारा इस मैप को। क्या है यहाँ पर? हिल्स बताए हैं इन्होंने, माउंटेन्स शो किए हैं। अब ये जो बैरियर्स आ रहे थे ट्रैवलिंग के टाइम पे, कुछ माउंटेन्स थे, हिल्स थे, सीज़ थे, इनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। जो लोग ये चाहते थे कि हम ट्रैवल करें, हम इनको पास करें, वो करते थे, बट काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ। अब कुछ लोग जो थे, जो बाहर से इस सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे, बहुत से लोग यहाँ पर सेटल भी हो जाते थे। अब बाहर से जो लोग आएंगे वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आएंगे, अपने रीति रिवाज लेकर आएंगे, रहन सहन के तरीके अलग होंगे, खान पान अलग होगा उनका, तो हमारे कल्चर को भी वो एनरिच करते थे। इसके अलावा जो नए नए आइडियाज़ थे, नए नए तरीके थे उनके पास, म्यूज़िक जो थे वो नया लेकर आते थे, खाना पकाने के तरीके बताए उन्होंने काफ़ी सारे, जो लोग बाहर से आए, पत्थर को किस तरह से तराशा जाता है ये बताया। तो जो लोग आकर यहाँ पर सेटल हुए उनसे हमें काफ़ी बेनिफिट्स भी मिले। अब नेक्स्ट बताया है कि हमारी जो कंट्री है उसके लिए हम दो वर्ड्स को यूज़ करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जो वर्ड है ये इंडस रिवर से आया है, इसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता था। नेक्स्ट दोबारा आपके लिए मैप वर्क आ गया है। एटलस में आपने ढूंढना है ईरान और ग्रीस को, ये आप खुद करेंगे। ईरानियंस जो ईरान के लोग थे और जो ग्रीस के लोग थे, नॉर्थ वेस्ट के थ्रू जो यहाँ पर आए थे, कितने साल पहले, 2500 साल पहले आए थे। वो लोग इंडस रिवर को भली भांति जानते थे, और इस रिवर को उन्होंने बोला हिंदोस या इंडोस, और इसके ईस्ट में जो लैंड था उसको उन्होंने बोल दिया इंडिया। तो अब हमें पता चल गया कि इंडिया जो है वो नाम कहाँ से आया। अब भारत जो नाम था वो उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। उनका ऋग्वेद में भी मेंशन है, हमारे जो वेद हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में उनका मेंशन है। भारत के जो लोग थे उनको मेंशन किया गया है। और इसके बाद ये जो नाम था उसको हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया, भारत। अब काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास पास्ट का पता लगाने के लिए। किस तरह से हम पास्ट का पता लगा सकते हैं, इस पैराग्राफ में अब हम ये पढ़ेंगे। एक तो तरीका है कि हम बुक्स को पढ़ें। जो भी बुक्स काफ़ी सालों पहले लिखी गई हैं, हज़ारों साल पहले लिखी गई हैं, उनको हम ढूंढें और उनको पढ़ें। वो जो बुक्स थी आज के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट थी। इनको बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्यों? क्योंकि ये हाथों से लिखी गई थी। आज की जो बुक्स हैं वो तो प्रिंटेड हैं, बट उस टाइम पे हाथों से लिखी जाती थी। मैनु जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है हैंड। और ये जो बुक्स थी उस टाइम पे, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इनको पत्तों पे लिखा जाता था। और दूसरा, इनका कभी कभी इनको जो पेड़ों की जो बाख होती है उस पे लिखा जाता था। और ये जो बाग थी ये स्पेशली इसको प्रिपेयर किया जाता था इसी काम के लिए। इसको बर्च बोला जाता था और ये हिमालयाज़ में ग्रो करते थे इस तरह के पेड़। और उनकी जो बार्क होती थी उसको प्रिपेयर किया जाता था ताकि मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाएं। अब सालों बाद ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, काफ़ी सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे इनको इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ अदर रीज़न से डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन काफ़ी सारे उनमें से जो हैं वो भी अभी सरवाइव कर रहे हैं। और उनको अभी आज के डेट में उनको प्रिजर्व किया गया है। कुछ टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज़ में उनको प्रिजर्व किया गया है। ये जो बुक्स थी इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट था। कुछ रिलीजियस बुक्स थी, धार्मिक बातें उसमें उनमें लिखी गई थी। कुछ जो थी वो ये बताती थी कि राजा किस तरह से रहते थे। कुछ साइंस से रिलेटेड बुक्स थी, मेडिसिन से, हेल्थ से रिलेटेड बुक्स थी। इसके अलावा कुछ पोइम्स थी, नाटक थे बहुत सारी बुक्स में। और ये जो बुक्स थी ये मोस्टली संस्कृत में ही थी। और कुछ और जो थी वो प्रकृत में लिखी गई थी, प्रकृत लैंग्वेज में। प्रकृत किसके लिए, किसको बोला गया है? जो भी ऑर्डिनरी लोग उस टाइम के जो लैंग्वेज, जो भाषा यूज़ करते थे, उनके लिए एक टर्म है हमारे पास, प्रकृत। इसके अलावा तमिल लैंग्वेज में भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मीडियम है हिस्ट्री को, पास्ट को स्टडी करने का, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो लीव्स पे लिखे जाते हैं या पेड़ों की बाग पे लिखे जाते थे। बट जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनको हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता है। हार्ड सरफेसेस क्या होंगी उस टाइम पे? या तो मेटल सरफेसेस पे लिखा जाता था या फिर पत्थरों पे कार्विंग करके वहाँ पर लिखा जाता था। और कभी कभी जो राजा होते थे उनको अगर कुछ ऑर्डर देना होता था तो वो क्या करते थे, उनको इंस्क्राइब कर देते थे, या तो पत्थरों पे या फिर मेटल पे उनको गढ़वा देते थे ताकि लोग जो हैं वो पढ़ सकें और जो भी ऑर्डर्स हैं उनको ओबे कर सकें, वो मान सकें। इसके अलावा कुछ और तरह की और तरीके की भी इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पर जो लोग थे, मेल और फीमेल, जिसमें राजा और रानी भी थे, वो क्या करते थे, वो जो भी काम करते थे उसकी रिकॉर्डिंग, जिस तरह से हम डायरी लिखते हैं वो रिकॉर्ड करते थे। अब राजा लोग क्या करते थे, उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी, उसमें वो जीत गए, विक्ट्री हुई उनकी, उसका भी वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। अब ये जो हार्ड सरफेस है इस पे लिखने से क्या फ़ायदे थे और डिफ़िकल्टीज़ क्या आई होंगी, ये आप सोच सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस में क्या डिफरेंस है, अब ये भी आप अच्छे से बता सकते हैं। या आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड विच वाज बेटर, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि पास्ट में बनाई गई और यूज़ की गई। और जो लोग पास्ट की ये जो हिस्ट्री रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कुछ जहाँ से हमें प्रूफ मिलते हैं पास्ट के, उनको जो लोग स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। क्या कहते हैं उनको? आर्कियोलॉजिस्ट्स। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं क्या क्या स्टडी करते हैं? ईंट पत्थर की जो बिल्डिंग्स बनी होंगी,
उनके कुछ रिमेन्स रह गए हैं, कहीं से कुछ पत्थर खुदाई में मिल रहे हैं, कुछ ब्रिक्स मिल रही हैं अगर, तो वो स्टडी करते हैं। कहीं से कुछ पेंटिंग्स मिल सकती हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, और डिगिंग करके कुछ इनको टूल्स मिलते हैं कई बार। कौन से हथियार वो लोग यूज़ करते थे, क्या उनके वेपन्स होते थे, बर्तन किस तरह के होते थे, उनके ऑर्नामेंट्स किस तरह के होते थे, क्या आभूषण वो पहनते थे, उस टाइम पे कोई सिक्के थे, किस चीज़ के बने थे वो, किस मेटल के थे, क्या था, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो पत्थर के बने हो सकते थे, कुछ बोन्स के बने थे, कुछ मेटल के बने थे, कुछ मिट्टी को पकाकर बनाए गए थे। अब जो ऑब्जेक्ट्स कुछ किसी हार्ड या ऐसे सब्सटेंसेस के बने हों जो कि डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इम्पेरिशेबल हैं जो, वो ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं दे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। एनिमल्स की जो बोन्स होती थी, बर्ड्स की कोई बोन्स मिल जाए इनको, फिश की बोन्स मिल जाएं, तो उससे भी वो काफ़ी चीज़ें पता लगाते हैं। अब फिश की और अगर बर्ड्स की कुछ और बोन्स मिल रही हैं तो वो पता लगा सकते हैं जो लोग खाते थे, जो नॉन वेजिटेरियन लोग थे उस टाइम पे क्या खाते थे। अब प्लांट के जो रिमेन्स हैं वो इतना लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं करते जितना कि एनिमल्स के रिमेन्स करते हैं। जैसे अगर सीड्स हैं, ग्रेन्स के हमें सीड्स मिल जाते हैं, लकड़ी के कुछ पीसेस मिल जाते हैं, बट जले हुए होंगे वो, तो उतने प्रॉपर फॉर्म में हमें वो नहीं मिलेंगे। अब हिस्टोरियंस जो होते हैं, जैसे स्कॉलर्स हैं, अगर जो लोग स्टडी कर रहे हैं पास्ट को, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब है कि किस माध्यम से, किस साधन से हम किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में पता लगा रहे हैं, पास्ट का पता लगा रहे हैं, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स। तो ये जो सोर्स है वो है, वहाँ पर हमने अभी पढ़ा, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, और आर्कियोलॉजी मैंने आपको बताया कि अगर डिगिंग करके या कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे ढूंढ कर अगर हम हिस्ट्री रिलेटेड कुछ चीज़ पता लगा रहे हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजी। हमें अगर कुछ पॉट्स मिल रहे हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ें मिल रही हैं, दैट इज़ आर्कियोलॉजी। और इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हम पढ़ चुके हैं क्या हैं। सो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, जासूसों की तरह काम करते हैं, जो इन सभी सोर्सेस को यूज़ करते हैं और हमारे जो पास्ट थे उनके बारे में पता लगाते हैं। अब ऑथर कह रहा है वन पास्ट और मैनी। अब हमारी जो बुक है इसका टाइटल हमने देखा कि क्या टाइटल है, और पास्ट्स। हमने वर्ड यूज़ किया पास्ट्स, प्लूरल में यूज़ किया, पास्ट नहीं बोला, पास्ट्स बोला है। ये क्यों बोला है? इसलिए बोला है क्योंकि पास्ट जो था वो सब लोगों का सेम नहीं था। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैड डिफरेंट पास्ट। फॉर एग्जांपल, जो लोग भेड़ बकरियां चराते थे या जो लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर से, उनका पास्ट जो था वो राजा रानियों से अलग था। जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो क्राफ्ट्स पर्सन से अलग थे, आर्टिस्ट से अलग थे। सो आज भी ऐसा ही होता है, जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, उनका पास्ट डिफरेंट होता है। ऑल्दो वो एक ही, हमारी कंट्री जो है वो एक ही है, बट डिफरेंट रीजन्स में हम रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो जो लोग अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं, उनका खाने का तरीका क्या है, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? हंटिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वो फॉरेस्ट में जो मिल रहा है वो कलेक्ट करते हैं। बट जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो खाने के लिए अब किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं। बाकी कहीं से, सिटीज़ में जो रह रहे हैं वो शॉप्स पे जाएंगे, वहाँ से वो ब्रेड लेंगे, फ्लोर लेंगे, पैक्ड चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से ही पास्ट में भी लोगों की लाइफ्स डिफरेंट थी।
इसके अलावा एक और तरह का डिफरेंस होता है, हमें पता है कि राजा लोग जो थे वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्यों लड़ते थे, मतलब हमें उसके उन जो लड़ाइयाँ थी उनके बारे में कैसे पता चलता है, क्योंकि वो लोग जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उसके बाद उसको रिकॉर्ड भी रखते, उनका रिकॉर्ड भी रखते थे, जो लड़ाइयाँ उन्होंने जीती, जो विक्ट्री हुई जहाँ पर उनकी, उनका रिकॉर्ड रखते थे, इंस्क्राइब कर देते थे उनको। जनरली जो आम लोग थे, जैसे जो गैदरर्स थे, जो फार्मर्स थे, हंटर्स थे, या जो लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे, वो लोग अपने काम का कुछ रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतना कुछ डिफरेंट है ही नहीं, जो हम वही रोज़ का काम कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। अब आर्कियोलॉजी जो है फिर भी हमें उन लोगों की लाइफ्स के बारे में बताती है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, बट हम फिर भी उनके रहन सहन के बारे में पता लगाते हैं, जो खुदाई करके चीज़ें हमें मिलती हैं उनको देखकर। अब डेट्स का मीनिंग क्या है? अगर कोई हमें पूछे कि व्हाट इज़ द डेट टुडे, तो हम बताएंगे, डे भी बताएंगे, मंथ और ईयर भी बताएंगे। ये जो ईयर्स हैं इनको काउंट किया जाता है, जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ उससे रिलेट करके बताया जाता है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर माने जाते हैं। सो 2000 अगर हम बोलें तो मतलब क्राइस्ट के बर्थ से 2000 ईयर्स बाद में। जितने भी डेट्स हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी डेट्स हैं उनको बैकवर्ड्स काउंट किया जाता है, उनको बीसी बोला जाता है, और उसके जो बाद हैं उनको एडी बोला जाता है। BC एंड AD, यही इस कॉलम में भी आपको मिलेगा। AD का मीनिंग है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में बताया गया है, इंस्क्रिप्शंस बताई गई हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस होती थी इनमें दोनों स्क्रिप्ट्स भी होते थे और लैंग्वेजेस भी होती थी। जो भी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी और स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही थी वो कांस्टेंट नहीं रही, टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं। सो जो स्कॉलर्स हैं उनको ये कैसे पता चलता है कि क्या इंस्क्राइब हुआ है, इसको एक प्रोसेस से हम पता लगा सकते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसिफरमेंट। इजिप्ट से हम इजिप्ट की स्टोरीज से, डिसिफरमेंट की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही फेमस हैं। इजिप्ट नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है जहाँ पर जो राजा रानी थे 5000 साल पहले वहाँ रहते थे। रोजेटा एक टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में, और यहाँ पर एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला। वहाँ पर 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में इंस्क्रिप्शंस थी। स्कॉलर्स जो जो लोग ये ग्रीक रीड कर सकते थे, उन्होंने राजा और रानियों के नाम जो थे वो पता लगाए और उनको एक टाइटल फ्रेम में इनक्लोज कर दिया जिसको बोला गया कार्टोज। उसके बाद उन्होंने जो ग्रीक और इजिप्शियन जो साइंस थे उनको साइड बाय साइड रख दिया एक साथ, और जो भी साउंड्स जो थी इजिप्शियन लेटर्स के लिए जो साउंड्स निकलती थी उनको भी आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन पिक्चर्स में कि लाइन जो है एल से उसको बताया गया है। यहाँ पर बर्ड को ए से। तो इस तरह से जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनका डिसिफरमेंट किया जाता है, एक तरह से डीकोडिंग है ये। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से पास्ट जो है वो स्टडी किया जाता है, क्या मीडियम है पास्ट को स्टडी करने का। मेन 3 चीज़ें हमने पढ़ी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। पास्ट में लोग कैसे रहते थे हमने देखा, ये कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, कहाँ पर सबसे पहले राइस ग्रो कराए गए, ग्रेन्स ग्रो कराए गए, कहाँ पर सिटीज़ फ्लरिश हुई, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो अब जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।